तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्लांट के बारे में, एक नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की अगर मैं बात करूं या मैं एक फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं, चलो एक फ्लावरिंग प्लांट समझते हो सब लोग, है ना? क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें? रूट है, स्टेम है ना? तो रूट को बोलते हैं रूट सिस्टम और स्टेम वाला हो गया शूट सिस्टम। तो शूट में भी शूट होता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना? और शूट होता है टूवर्ड्स द लाइट या अपोजिट टू ग्रेविटी। तो शूट जैसा स्ट्रक्चर शो करता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिक स्ट्रक्चर होता है शूट। अरे यार तभी मैं सोच रही क्या कर, एक मिनट है। अब ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में आता है आपका एंजियोस्पर्म। क्या सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर्स होते हैं? हाँ, ठीक है। तो ये रिसेंटली वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है जिनके बेसिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है शूट और रूट सिस्टम, दोनों ही वेल डेवलप्ड है। अगर सीड बेसिस पे मैं बात करूं तो सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो एक तरफ रेडिकल और एक तरफ प्लूमुल का सिंथेसिस होता है। रेडिकल रूट और प्लूमुल शूट का डेवलपमेंट करवाता है। शूट इज द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। तो शूट के पास कुछ और स्ट्रक्चर भी होते हैं। क्या क्या होता है इसके पास? इसके पास एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके पास कुछ नोड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इन नोड से या तो लीफ या तो बर्ड या फिर फ्लावर का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा फ्लावर इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। फ्लावर कहाँ कहाँ डेवलप हो सकते हैं? तो ये नोड जोन से भी फ्लावर डेवलप हो सकते हैं और टर्मिनल जोन से भी हो सकते हैं। तो जब फ्लावर टॉप से निकलते हैं तो इसको बोलते हैं टर्मिनल डेवलपमेंट, अगर साइड से निकलते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सियल डेवलपमेंट। ठीक है। प्लूम से बनता है शूट और रेडिकल से बनता है रूट, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तब। रूट में भी बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। रूट के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन से तरीके की रूट्स होती हैं? एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइबरस रूट। फाइबरस रूट कैसी होती है? एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, फाइबरस रूट। अगर एक पॉइंट से मतलब जहां से मेन डेवलपमेंट हुआ वो इलोंगेट करे और उनसे फिर फर्दर सेकेंडरी रूट का डेवलपमेंट हो तो इसको बोलते हैं टैप रूट। जितने भी स्ट्रेंथ वाले प्लांट है जो लंबा खड़ा रह सकते हैं, जिनका साइज ज्यादा है, उन सब में टैप रूट पाई जाती है। जनरली मैं ऐसा बोलूं कि मोनोकॉट्स में फाइबरस और डाइकॉट्स में टैप रूट्स पाई जाती है। फाइबरस रूट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा भी आपने एक रूट पढ़ी होगी, एडवेंटिटियस रूट। इसका क्या मतलब है? रूट के अलावा भाग से कहीं पे भी रूट हाँ, अगर रूट स्ट्रक्चर मतलब रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट का फॉर्मेशन हो तो उसको हम एडवेंटिटियस रूट्स कहते हैं। ये हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है। किसमें? बैनियन ट्री में हाँ एडवेंटिटियस रूट्स होती है जो कि कॉलमिनल का एग्जांपल है। ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये एरियल पार्ट से निकलती है एडवेंटिटियस प्रॉप रूट्स। हाँ, कॉलम बनाते हुए। हाँ, ठीक है। तो ये तो बेसिक आप सब चीजें समझते हो, है ना? तो अभी हम ये देखेंगे कि एक्चुअली रूट का डेवलपमेंट। अच्छा बताओ, कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो कहाँ से ग्रो करता है? प्लांट छोटा होता है ना, जैसे समझो ये सीड है, इसका डेवलपमेंट हुआ तो कहाँ से डेवलपमेंट होता है प्लांट का? ऑप्शंस, बेस से, नोड से, टिप से। प्लांट की हाइट कहाँ से बढ़ती है? टिप से ही होगा, लेकिन वो वही टिप बन जाएगा ना, तो बेस होगा। तो बेस से बनती है। बेस मतलब जॉइंट ऑफ रूट एंड शूट, वहां से ग्रोथ होती है प्लांट की, ऐसा?
देखो हमेशा, हाँ हाइट 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 कैसे भी ग्रोथ हाइट से होती है। हाइट की अगर मैं बात करूं तो ये जनरली टिप से होता है, प्लांट का ग्रोथ टिप से होता है। तो कैसे होता है, तो शूट, टिप और रूट की ग्रोथ। हाँ अब आ गए आप ट्रैक पे, चलो। तो टिप से ग्रोथ होती है, रूट की भी और शूट की भी। तो ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो अगर मैं शूट के स्ट्रक्चर की बात करूं या रूट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबके अपने अपने स्ट्रक्चर्स है। जैसे मैं अगर शूट की बात करती हूँ तो शूट के पास एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और लैटरल, एपिकल, इंटरमीडिएट मेरिस्टेम होता है, ठीक है। तो एपिकल क्या करता है, ऐसे शूट की बात करूं तो एपिकल से होती है एक्चुअल में ग्रोथ, लैटरल से भी होती है और इंटरकैलरी से भी होती है। तो लैटरल से क्या होता है, प्लांट का साइज बढ़ता है, मतलब विड्थ बढ़ती है। और लैटरल से क्या होता है, साइड ब्रांचेस का ग्रोथ होता है। तो साइड ब्रांचेस के लिए भी आपको ग्रोथ की जरूरत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कि इन सब की ग्रोथ के लिए किस तरीके के जीन इनका रेगुलेशन करते हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग बेसिक जीन्स पढ़ेंगे कि कौन से जीन इनका रेगुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े, चलो शूट ही पढ़ लो। सबसे पहले शूट डेवलपमेंट। शूट डेवलपमेंट मतलब कि स्टेम के मतलब एरियल पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको सेलुलर लेवल पर देखूं तो इसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ टिप की, शूट टिप की बात कर रही हूँ। जब शूट टिप को देखते हैं हम तो ये दिखता है ऐसा कुछ। ये होता है आपका एपिकल मेरिस्टेम, जहां से टॉप में सेल डिवीजन चल रहा होता है। एपिकल मेरिस्टेम की आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्रोटोडर्म, और इसी एपिकल मेरिस्टेम से ऐसा दिखता है, ये ऐसा। तो इन्हीं से ये आगे ग्रो करेगा ना, तो यहाँ साइड से निकलेगी या तो लीव्स या तो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं लीफ प्रिमोडिया, जहां से लीफ निकलेगी। और इसी के साइड स्ट्रक्चर जहां से लीफ का डेवलपमेंट होगा उसको बोलते हैं एक्सिलरी मेरिस्टेम। यहाँ तक ठीक हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं मेरिस्टेम की बात कर रही हूँ तो इसके इंटरनली स्ट्रक्चर्स होते हैं। एनाटॉमी की बात कर लूं तो एनाटॉमी में ग्राउंड टिश्यूज भी होंगे। एनाटॉमी क्या होती है, शूट की एनाटॉमी, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल पहले आता है, एंडोडर्मिस, फिर आता है पेरिसाइकल, फिर उसके बाद आता है वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, या वेस्कुलर बंडल्स। अच्छा, वेस्कुलर बंडल और स्टील में क्या डिफरेंस है? स्टील में क्या डिफरेंस है? स्टील क्या होता है? स्टील के बर्तन। चल, अगर मैं कोई भी प्लांट के स्टेम को कट करूं तो ये एनाटॉमी का स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सीक्वेंसेस है ना। तो जब जाइलम और फ्लोएम के भी अंदर अगर पित्त प्रेजेंट होता है तो इसको कलेक्टिवली स्टील बोलते हैं, ठीक है। पित्त के साथ मतलब स्टील में एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम और पित्त सब कुछ इंक्लूड होता है। तो स्टील इज कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल। चलो, तो आगे समझे हम कि ये जो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनेगा और फिर उसका डिफरेंशिएशन होगा, तब जाके ग्राउंड टिश्यूज बनेंगे। ग्राउंड टिश्यूज क्या होते हैं, तो ग्राउंड टिश्यूज में क्या क्या इंक्लूड है, तो एपिडर्मिस को छोड़ के बाकी सब ग्राउंड टिश्यूज होते हैं। जैसे कि कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सब कुछ ग्राउंड टिश्यूज है। इसमें से भी कॉर्टेक्स को मैं अगर बोलूं तो आउटर लेयर ऑफ ग्राउंड टिश्यूज, और एंडोडर्मिस की मैं बात करूं तो इनर लेयर ऑफ ग्राउंड टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग बात करें मेरिस्टेमेटिक की या डेवलपमेंट की ही, तो देखो इस मेरिस्टेमेटिक लेयर को 3 लेयर में डिवाइड किया गया है, L1, L2, L3। इनका डिवीजन टाइप होता है। तो यहां पर होता है डिवीजन, तभी जाके मेरिस्टेम कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। तो यहाँ आपको उन जीन्स को एक्टिवेट रखना पड़ेगा जो कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करे।
उन जीन्स को रोकना पड़ेगा जो सेल का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहां तक ठीक है? चलो आगे देखो, कौन से जीन होते हैं जो शूट के डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं? तो दो जीन है यहाँ पर, वुश और एसटीएम जीन के अलावा एक जीन होता है, इसको लिखते हैं क्लेवेटा जीन। ये क्लेवेटा जीन के 3 पार्ट होते हैं, क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2 और क्लेवेटा 3। इतना ठीक है? तो इसकी जो थर्ड लेयर होती है, यहां पर होता है वुश जीन का रेगुलेशन। अब पहले समझ लो फिर लिखना। चलो, तो क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 2 जीन्स को रेगुलेट करता है क्लेवेटा 3। तो एक्चुअल में जहां से मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वहां पे क्लेवेटा 3 एक्टिवेट होता है और वो क्लेवेटा 1 को रेगुलेट करता है। क्लेवेटा 1 अगर एक्टिवेट होता है तो वो वुश जीन का इनिबिशन करता है। वुश जीन एक्चुअली सेल डिफरेंशिएशन को भी प्रमोट कर सकता है, पर इनिशियली वुश जीन बनता है और वो इनडायरेक्टली सेल के डिवीजन में भी टेक पार्ट करता है। यहाँ पर एक जीन है आपका एसटीएम। एसटीएम सेल को डिफरेंशिएट नहीं होने देता और वुश भी सेल को डिफरेंशिएट नहीं होने देता इनिशियली, पर बाद में अगर ये डेवलप करते हैं तो वुश जीन सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर सकता है। दूसरी चीज कि एक एरिया जहां पर सेल डिवाइड हो रही है तो इनका मास भी डिवाइड करना, मास भी आपको रेगुलेट करना पड़ेगा कि कितना सेल डिवीजन करना है। देखो प्लांट जब सेल डिवाइड करता है ना तो अपना एक शेप मेंटेन करके रखता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कैलस बनाता चला जाए, है ना। तो उसका मास रेगुलेशन करता है वुश जीन और एसटीएम जीन। बाकी क्लेवेटा जीन पूरा रेगुलेशन देखता है और एसटीएम अगर एक्टिवेट हुआ तो वो सेल के डिफरेंशिएशन को रोकता है। क्लेवेटा 3 काम कहाँ करता है? तो L1 और L2 पे इसका इनिशिएशन होता है और इसका फंक्शनिंग होती है L3 पे। ठीक है, इसको पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत लगे तो पूछो। अभी जो आपने यार बताया ना कि यदि क्लेवेटा 1 एक्टिव है तो उसके फंक्शन को, हाँ ये इसको पहले कौन सा एक्टिव होता है? पहले क्लेवेटा ही होता है, क्लेवेटा 1। हाँ पर देखो जैसे अगर एसटीएम एक्टिवेट हो गया ना तो वो वुश को सपोर्ट कर जाता है। एक्चुअली ये नेगेटिव फीडबैक है। देखो यहां से देखो कि क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2, क्लेवेटा 3 सारे क्या करते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल को रेगुलेट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ वुश इनडायरेक्टली इंड्यूस होता है एक्सप्रेशन ऑफ क्लेवेटा 3। वुश की प्रेजेंट क्या करती है? क्लेवेटा 3 को इंड्यूस करती है L1 और L2 में। क्लेवेटा 3 लिगेंड बाइंड करता है क्लेवेटा 1 से और 2 से इन द C3 सेल लेयर, और इस बाइंडिंग की वजह से नेगेटिव फीडबैक सिग्नलिंग होती है और जिसकी वजह से वुश का एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये इनहिबिट हो गया है तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को रेगुलेट करेगा। मतलब अब आपको क्या करना है? मेरिस्टेम ही बना के रखना है, अब सेल को डिफरेंशिएट नहीं होने देना। ठीक है, तो ये काउंटर बैलेंसिंग होती है एसटीएम और वुश की, जिसकी वजह से इतने एरिया में सिर्फ सेल डिवीजन होता रहता है। चलिए आगे। हाँ सबसे पहले 3 बनेगा क्योंकि वो इसमें है, लेयर 1 में है। हाँ लेयर 1 में बनता है और वुश उसको वहां पे सपोर्ट करता है। वुश ही बनने देता है क्लेवेटा 3 को, अलाउ करता है। तो फिर अच्छा काम कर रहा है डिफरेंशिएशन। वो वहां अच्छा कर रहा है, वो L3 में नहीं अच्छा काम कर रहा है। देखो अनडिफरेंशिएट मास को बनाता रहता है, उसका सिर्फ इतना काम है कि वो ज्यादा ग्रोथ नहीं होने देगा, पर शुरुआत की ग्रोथ तो करनी पड़ेगी, इसलिए क्लेवेटा का रोल रहता है। क्लेवेटा को तो अपने फंक्शन को तो इनहिबिट करता है ना, ऐसे तो इनहिबिट L3 मतलब ये एंडोडर्मिस। क्लेवेटा 1 और 2 को बस प्रमोट करेगा ना। कौन? नहीं, ये जो पर्पल वाले हैं ये क्या है? ये क्लेवेटा 1 and 2 अच्छा, तो इनको इनहिबिट करता है। इनको इनहिबिट करता है। वुश इनको वुश मतलब ये वुश को इनहिबिट कर देते हैं। तो वहां L3 में इसकी जरूरत नहीं है, बाहर इसकी जरूरत है, तो बाहर मेंटेन कर रहा है, एसटीएम मेंटेन कर रहा है सेल डिफरेंशिएशन।
है जो 1 और 2 को बनाएगा, फिर वो तो 1 और 2 बन जाएंगे तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, मतलब शुरू में बनने देते हैं पर एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन के बाद उसको ब्लॉक करते हैं, नेगेटिव इनिबिशन शो करते हैं ऐसा। हाँ ठीक है, एसटीएम अगर एक्टिवेट होता है तो वो उसको एक्टिव करके रखता है, पर वो भी सेल का खाली रेगुलेशन ही शो करेगा, डिफरेंशिएशन के लिए ये सब लगेंगे क्लेमेटास। जो शुरू में अपन ने लेयर देखी ना, ये वाली नहीं नहीं नहीं, ये मेरिस्टेमेटिक जोन की लेयर्स है, L1 L2 L3। These are not endodermis, cortex, whatever, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, यहाँ तो सिर्फ सेल डिवाइड ही हो रही है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके 3 लेयर में डिफरेंशिएट कर दिया है। चलो, तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ये वुश जीन पे और एसटीएम पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सिग्नल इन देख लेना एक बार, बस खत्म। आगे हम लोग देख रहे हैं रूट का डेवलपमेंट। रूट का मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर, मेरिस्टेमेटिक जोन से ही रूट का डेवलपमेंट होता है। तो देखो, रूट के स्ट्रक्चर सबको पता है ना, रूट के सबसे टिप पर क्या होता है, कैप, फिर उसके बाद होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, और अगर रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें कैम्बियम पाया जाता है, जिसको प्रोकैम्बियम बोलते हैं, जो कि एक टाइम के बाद कैम्बियम बनाता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं ग्राउंड टिश्यूज, जिसमें इंक्लूड है आपका कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, सब कुछ। प्रोटोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड प्रोटोडर्म। अब देखो, रूट में भी एक जोन तक इतना मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, उसके बाद सेल इलोंगेट होने लगती है तो ये होता है इलोंगेशन जोन। ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है, तो थोड़ा सा बेसिक भी देख लेना। उसके बाद से रूट हेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रूट हेयर कहाँ मिलते हैं, इलोंगेशन जोन के बाद मिलते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट। तो ये तो हो गया फंक्शन की बात। तो इलोंगेशन जोन में भी डिवीजन नहीं होता, तो डिवीजन सिर्फ कहाँ होता है, एपिकल जोन में। तो एपिकल जोन और ये पूरे सेल का डेवलपमेंट करने के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, SCR और SHR। क्या फंक्शन है, तो देखो, ये है वाइल्ड टाइप, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल, और इनके बीच में है पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के बीच में पेरिसाइकल, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर SCR म्यूटेंट हो जाए तो किसको डिस्टर्ब कर रहा है बताओ, क्या डिफरेंस आया वाइल्ड टाइप से, इसमें क्या डिफरेंस आया, देखो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स दिख रहा है? कॉर्टेक्स की जगह क्या लिखा है, M। फिर एंडोडर्मिस है क्या, नहीं। फिर वेस्कुलर बंडल है, हाँ। पेरिसाइकल है, हाँ। तो किसको डिस्टर्ब करता है ये करता है ग्राउंड टिश्यूज का रेगुलेशन। ग्राउंड टिश्यूज बनने देगा कौन, SCR। अगर SCR म्यूटेट हो गया तो क्या म्यूटेशन हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यूज म्यूटेट हो जाएंगे। ग्राउंड टिश्यूज में इंक्लूड है आपका कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो इनर ग्राउंड टिश्यूज और आउटर ग्राउंड टिश्यूज। तो आउटर में आता है कौन, आउटर में कौन आता है, इनर में कौन आता है, एंडोडर्मिस। दोनों को कौन रेगुलेट करता है, SCR जीन। ठीक हो, चलो। SHR अगर म्यूटेंट हो जाए तो क्या चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, क्या नहीं बना, SCR और SHR भी रहते हैं। SHR दोनों अलग अलग है। SCR और SHR is the genes which is responsible for the development of ground tissues। देखो यहाँ पे SHR म्यूटेंट हो गया तो क्या नहीं बना, एपिडर्मिस तो बनी है, क्या नहीं बना, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस नहीं बनी। ठीक है, तो SCR और SHR ऐसे जीन्स हैं जो कि शूट के डेवलपमेंट में ग्राउंड टिश्यूज का डेवलपमेंट रेगुलेट करते हैं। ठीक है,
बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर ये दोनों नॉर्मल हुए तो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का रेगुलेशन शो करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई रूट की। इसमें क्यों रेगुलेशन, मतलब ये तो बनना चाहिए ना, मतलब ना बने तो फायदा क्या होगा? क्या नहीं बने तो फायदा? ये कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस नहीं बने यहाँ पे ऐसे हाँ चीजें। हाँ, तो इसमें अच्छा क्या हुआ? तो इसमें देखो, अगर SCR म्यूटेंट करके देखा अपन ने कि ये SCR क्या रोल प्ले कर रहा था, तो अगर SCR नहीं है तो नहीं बनेगा, तो नुकसान है ना, तो ये रेगुलेशन का पार्ट हो गया ना, ऐसा बोल रहे हैं। म्यूटेंट में ऐसा रोक रहा है, हाँ। जनरली तो बस ग्रो कराते हैं। हाँ, नॉर्मल ग्रो, मतलब SCR अगर होगा तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, और अगर SHR होगा तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। अगर ये नहीं हुआ है तो रूट के प्रॉपर डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी, ऐसा। तो ये रेगुलेशन ऑफ रूट डेवलपमेंट है। चलो, लीफ का डेवलपमेंट। तो लीफ के देखो, लीफ जब बनती है तो वही मैंने बोला कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, इधर प्रिमोडिया बनते हैं, यहाँ से लीफ निकलेगी। तो जहां से लीफ बनती है उसको बोलते हैं लीफ प्रिमोडिया। तो यहाँ पे दो जीन्स PHB और PHV, दो नाम के दो जीन्स है और इन्हीं के प्रोडक्ट। तो देखो, लीफ का नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, लीफ तो सब समझते हैं। तो एक होता है अपर लेयर और एक होता है लोअर लेयर। तो प्लांट्स की अपर लीव्स का स्ट्रक्चर अलग और लोअर लीफ का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो मतलब जीन्स रेगुलेट करते हैं कि अपर कहाँ बनना है, लोअर कहाँ बनना है। तो इनके नाम आते हैं एडेक्सियल और एबेक्सियल। एडेक्सियल मतलब अपर सरफेस, एबेक्सियल मतलब लोअर सरफेस। तो एडेक्सियल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ABH और HPHV प्रोटीन्स। तो ये रेगुलेट करते हैं किसके डेवलपमेंट को, अपर सरफेस, एडेक्सियल सरफेस के रेगुलेशन को। और एबेक्सियल पर इसका मतलब एब्सेंट होते हैं। तो लोअर लीव्स कौन बनाएंगे, ये लोअर का स्ट्रक्चर कौन देखेगा। तो एक जीन होता है कैन जीन, एबेक्सियल, ये एबेक्सियल साइड पे होते हैं कैन जीन, और ये भी जीन्स को रेगुलेट करते हैं, ये भी यम्मी। ठीक है, तो मैं बोल रही हूं कि अपर सरफेस पर PHB और PHV है, तो ये एडेक्सियल बना रहे हैं और नीचे वाले बना रहे हैं एबेक्सियल, बस इतना ही। तो जहां पर ये कैन और ये भी है वहां पर PHB नहीं होगा, और जहां पर ये है वो वहां पर नहीं होगा। तो एक दूसरे के अपोजिटली, एंटागोनिस्टली काम करते हैं, जैसा कि आपने एनिमल डेवलपमेंट में भी देखा होगा। डॉर्सल वेंट्रल बनता है ना वहां पे भी, तो यहाँ पे डॉर्सल क्या होता है, एडेक्सियल, और वेंट्रल एबेक्सियल। कभी कभी लीफ के इन नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं, एडेक्सियल और एबेक्सियल नाम से। ठीक है, चले, बस इतना सा, दो चीज ध्यान रखना, लीफ का डेवलपमेंट, बस लास्ट फ्लावर डेवलपमेंट। क्या हाँ, तो ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें से, बस बेसिक कुछ चीजें। PHA और PHB ट्रांसलेशनल रेगुलेशन कर रहे हैं। ये जीन है, ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और ये प्रोडक्ट डॉर्सल सरफेस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा। PHB एटेक्सियल होंगे ऊपर की तरफ। देखो, नीचे D ऊपर B, सॉरी, ऊपर D नीचे B। तो इसको जैसे याद रखना होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है ना, मैं खुद भी भूल जाती हूँ एडेक्सियल एबेक्सियल। तो D फॉर डॉर्सल इतना याद रख लो, डॉर्सल साइड पे D रहेगा एडेक्सियल, और वेंट्रल साइड उसका अपोजिट, ऐसा। ठीक है, PHB और PHV ये दोनों ऊपर रहेंगे। हाँ, और इसका अपोजिट कैन और ये B वो कहाँ रहेंगे, नीचे वेंट्रल सरफेस बनाएंगे। चलो जल्दी देखो फटाफट, फिर सोने लगते हो तुम लोग। मैं कह रही थी कि आगे बहुत जाएगा, बीच क्लास चलेगी तो हमको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। नहीं, बस हो गया, कुछ नहीं, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, जॉब में पढ़ा रही हूँ। बस फ्लोरल डेवलपमेंट पढ़ा है सबने,
हाँ पढ़ा है, अब नींद, थोड़ी नींद खोलो। पढ़ा दो तो अब नींद खोलो। देखो प्लांट बॉडी है, FMIG अरे सब पढ़ा है, सुन लो खाली, सूर्य का सब रिवीजन हो जाएगा। बस 15 मिनट की क्लास है ना। चलो ये यहाँ से स्टेम, ब्रांच, लीव्स कुछ भी निकल रहा है ना, ऐसा, तो वो पॉइंट जहां से डेवलपमेंट होता है तो वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कब डिसाइड करते हैं कि लीफ बनेगा कि फ्लावर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके के रेगुलेशंस होते हैं कि अगर फ्लावर बनाना है तो क्या क्या रिस्पॉन्सेस होंगे। तो जिबरलिन फ्लावरिंग करवाता है, पढ़ा है अपन ने, है ना। तो जिबरलिन के रिस्पॉन्स की वजह से नॉर्मल प्लांट जैसे यहाँ से ग्रो कर रहा था, अभी यहाँ डिसाइड करा कि यहाँ फ्लावर बनाना है, तो ये नॉर्मल स्टेट में जो था उसको बोलते हैं जुवेनाइल या वेजिटेटिव ग्रोथ, और वो धीरे से ग्रो करता है और फिर वो एडल्ट फेज में ग्रो करता है। एडल्ट फेज के बाद उसमें फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी ये डिसाइड होगा। तो दो तरीके के जीन्स होते हैं, फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, मतलब पहले तो ये जगह पे मेरिस्टेम को डिसाइड करना है कि यहाँ मेरिस्टेम बनेगा फ्लावर वाला, तो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स आते हैं। और फिर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स आते हैं, मतलब पहले तो डिसाइड होगा कि यहाँ से फ्लावर आएगा और फिर फ्लावर के बाद डिसाइड होगा ना कि फ्लावर बनेगा, तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्लीट फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो दो जीन्स पढ़ने हमको, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। फ्लावर सब समझते हो, एक नॉर्मल फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है सब समझते हैं, है ना। ये पेडिसिल्स और सबसे ग्रीन पार्ट सेपल, कलरफुल पार्ट इज पेटल, उसके अंदर स्टेमन्स और उसके अंदर कार्पल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो अगर एक फ्लावर को मैं रिंग में बनाऊं तो सबसे अंदर की तरफ क्या मिलेगा, फ्लावर को अगर मैं ऊपर से देखूं तो सबसे अंदर क्या मिलेगा, या मैं इसको गाइनोशियम भी बोल सकती हूँ ना, है ना। तो सबसे बाहर क्या मिलेगा, सेपल, उसके बाद पेटल, के बाद स्टेमन और फिर उसके बाद कार्पल। ये रोल्स होते हैं, इसको बोलते हैं फ्लावर रोल्स। ऐसे देख रहे हो ना, ये 5वीं 6वीं का टॉपिक है, 5th 6th में पढ़ लेते बच्चे कोरोला कैलिक्स। मैं ऐसी का ऐसे भूल जाता है ना कि देखना पड़ता है कि कोरोला किसको कहते हैं, कैलिक्स क्या है। चलो कार्पेल के वो पत्ते को बोलते हैं, टॉलनेस में अच्छा रहता है क्या, कार्पेल किसको बोलते हैं? कार्पल मतलब गाइनोशियम, एंड्रोशियम गाइनोशियम पढ़े हो। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कैसे कर रहे हो यार, बहुत दिक्कत है फिर तो। ये फीमेल पार्ट, कार्पल में 3 स्ट्रक्चर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो सुंदर है प्लांट बेचारा, ठीक है, इसलिए तो लोग देख रहे हैं इतना सुंदर है। मैं वही बोल रही कि इस स्ट्रक्चर को इतने ध्यान से देख रहे हो तुम। चलो है ना सुंदर। अब देखो स्टेमिना, स्टेमिना बोल रही मैं, स्टेमन से फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको एंड्रोशियम भी बोलते हैं। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। पॉलन ग्रेन कौन बना रहा है, तो मेल वाला बनाएगा, एंथर बनाता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन बाहर आ गए तो किसके पास आए, स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा ने फिर पॉलन ट्यूब अलाउ किया तो फिर यहाँ फ्यूजन हुआ, तो फिर ओवरी के अंदर सीड का सिंथेसिस होता है। अभी ठीक हो, ये नॉर्मल फ्लावर की बात कर रही थी मैं, जीन पे तो आप जाएंगे। चलो तो देखो ये जगह है जहाँ पे डिसाइड हुआ कि फ्लावर बनाना है ना। तो सबसे पहले ये काम जो होता है लाइट की प्रेजेंस में होता है। लाइट की प्रेजेंस में एक जीन एक्टिवेट होता है, दैट इज कॉल्ड एफटी। ये फ्लोएम की हेल्प से जाता है उस जगह पर जहां पर फ्लावर बनाना है। तो ये आ जाता है एफटी और एक फैक्टर होता है एफडी, दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फ्लावर का डेवलपमेंट अलाउ करता है। तो वहां पे ऐसा हिस्सा निकलने लगता है, एफटी और एफडी जहां मिलते हैं वहां पे। तो यहाँ पर प्रिमोर्डिया जैसा काम होता है और फिर यहाँ पर ये एफटी और
FT और FD मिलके लीफी और AP1 को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर लीफी जीन जो होता है इसको बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक जोन लाएगा और अब ऑर्गन्स बनेंगे किसके, फ्लावर के, तो ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ABC जीन्स। ठीक है, तो ABC जीन फ्लावर ऑर्गन्स बनाते हैं, मतलब सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनोशियम कौन बनाएगा, ABC जीन्स बनाते हैं। यहां तक ठीक हो? चलो, तो ABC मॉडल है फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए। ABC मॉडल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर 3 जीन्स इन्वॉल्व है, क्लास A, क्लास B और क्लास C। A में आता है एपिटालाटा 2, एपिटालाटा 3 और PI इज रिप्रेजेंट हियर पिस्टिलाटा और AG इज एगेमस। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ABC क्लासेस। ये ABC क्लासेस फ्लावर के ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लास A जीन, सिर्फ क्लास A जीन की अगर मैं बात करूं तो ये बनाता है सेपल। क्लास A और क्लास B जीन्स बनाते हैं पेटल्स। क्लास B और क्लास C बनाते हैं स्टेमन और सिर्फ C की अगर मैं बात करूं तो ये बनाते हैं कार्पल। खुश? बढ़िया। इसी को अगर मैं सर्कल में बोलूं तो सबसे बाहर क्लास A बनाता है क्या, सेपल्स। क्लास A और B मिलके बनाते हैं पेटल्स, B और C मिलके बनाते हैं स्टेमन्स और इंटरनल क्लास को वो सबसे अंदर की क्लास बनाती है C, सिर्फ C बनाती है कार्पल्स। बस इनके म्यूटेशंस देखने हैं, यहां तक ठीक है। तो अगर मैं क्लास A बोल रही हूँ तो कौन है इसमें, AP2। अगर क्लास B बोल रही हूँ तो इसमें कौन है, AP3 और PI। क्लास C मतलब सिर्फ A गेमस आता है इसमें। तो अगर मैं इनमें से किसी को भी म्यूटेट कर दूं तो क्या कंडीशंस बनेंगी, तो मैंने म्यूटेट किया AP2 मतलब कौन सी क्लास तो क्या होगा, अच्छा एक और चीज, A और C एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। जहां पर A है वहां C नहीं आएगा, जहां पे C है वहां A नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि अगर A हट जाए तो वहां कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। तो अगर मैंने AP2 का म्यूटेशन कर दिया तो मतलब अभी क्या नहीं बनेगा, सेपल नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेगा, ठीक है, तो सेपल की जगह क्या कुछ तो बनेगा, 4 रोल्स बनेंगे फ्लावर के, है ना। तो बनेगा क्या, यहाँ पे तो बन जाएगा कार्पल, यहाँ पे बन जाएगा कार्पल। B और C, अब देखो यहाँ पर होना था A और B, तो A नहीं है तो A की जगह क्या आ गया, C आ गया। तो B और C के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्टेमन बनता है। ठीक हो अभिषेक? चलो, तो AP3 को अगर मैं म्यूटेट कर दूं तो क्या होगा, बनाओ जल्दी। ये वाइल्ड है। अगर मैंने AP3 और पिस्टिलाटा को कर दिया म्यूटेट तो क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो सीक्वेंस बताना है। नितिन बताओ, कार्पल बन जाएगा। B का एंटागोनिस्ट कौन है? B को कोई इफेक्ट नहीं करता। सेपल तो बनेगा ही और B का नहीं पता, कार्पल देखो AP3 म्यूटेंट हो गया, तो एंटागोनिस्ट है ना ये, देखो B पूरा हट गया है ना, तो जहां जहां B उसको क्रॉस कर दो तो क्या बच गया, AACC। तो A क्या बना रहा था, तो यहाँ भी क्या बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, वेरी गुड, सेपल सेपल कार्पल कार्पल कार्पल, वेरी गुड, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट कंडीशन, अगर A गेमस म्यूटेंट हो जाए तो अभी क्या करना है, C को म्यूटेंट कर दिया, मैंने म्यूटेंट कर दिया C को। इसको देख लो, चलो C म्यूटेंट हो गया तो यहाँ भी क्रॉस यहाँ भी क्रॉस, तो दोनों जगह क्या
आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो सेपल पेटल, पेटल पेटल सेपल। वाह 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 अभिषेक, वेरी गुड, खुश कर दिया तुमने तो जाग के। ठीक है, तो सी जीन अगर म्यूटेट हो जाए तो सेपल पेटल पेटल सेपल जैसी कंडीशंस बनती है। ठीक है, चलो ये लास्ट स्टेज। अगर तो पेटल बनेगा ना, ए बी में तो पेटल बनता है ना, ए बी में पेटल बनता है और बी सी में स्टेमन और सिर्फ सी में कार्पल। चलो ए बी सी तीनों म्यूटेंट हो गए, क्या होगा? ए बी सी तीनों जीन अगर म्यूटेंट हो जाए तो क्या बनाएंगे नितिन? ये क्या होता है? तो मतलब समझ में नहीं आया। कुछ नहीं बनेगा, तो कुछ नहीं बनेगा तो ये तो प्लांट है ना, ऐसा ग्रो कर रहा था। अभी यहाँ पे आप फ्लावर बनाने वाले थे, डेफिनेटली इट विल कन्वर्ट इन अ लीफ, क्योंकि कुछ तो डिसाइड होगा, या तो लीफ बनेगी या तो फ्लावर बनेगा। ठीक है, चलो अभिषेक ही सही से बढ़ रहा है। मतलब ये लीफ अगर ए बी सी तीनों नहीं है तो लीफ बन जाएगी। चलो सी नहीं है तो क्या होगा? सी म्यूटेंट हो गया, सी नहीं है तो सेपल बन जाएगा। तो उसकी जगह पर सी की जगह पे क्या बन जाएगा? सेपल बन जाएगा। अगर बी म्यूटेंट हुआ तो कार्पेल वही जो अभी आपने बनवाया है ना, तो सेपल सेपल कार्पल कार्पल बन जाएगा। अगर ए म्यूटेंट हुआ तो कार्पल, ए को नहीं करा था तुमने, करके बताओ जरा। ए अगर म्यूटेंट हो गया, अरे ये तो म्यूटेंट ही है, नॉर्मल में देखो, ए अगर म्यूटेंट हो जाए क्लास ए, मैम कार्पेल स्टेमन स्टेमन कार्पेल, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा? कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल। ठीक है, ए और बी दोनों म्यूटेंट हो गए तो इधर चलो आराम से देखो, ए भी म्यूटेंट हो गया और बी भी म्यूटेंट हो गया। तो देखो बी का तो कोई रोल खत्म ही हो गया, तो और ए का ए की जगह सी आ जाएगा, तो सब जगह क्या आ जाएगा? सी सी आ जाएगा। तो सब जगह क्या बनेगा? कार्पल कार्पल बनेगा। देखो ये कार्पल कार्पल। अगर बी और सी एक्टिवेट हो जाते हैं तो सब जगह सेपल सेपल बनता है। अगर ए और सी डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो बनता है पेटल स्टेमन, पेटल सॉरी हाँ पेटल स्टेमन के ऑब्लिक ऑप्शंस हो। ये बनाओ जरा, ए और सी अगर म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा? ए और सी म्यूटेंट हो जाए तो क्या बनेगा? देखो ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं बच गया। वो बी तो सबके साथ ही काम कर रहा था, इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा। हाँ, तो इसलिए ऑब्लिक लिखा है, या तो पेटल बनेगा या तो सिर्फ स्टेमन्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि बी दो के साथ मिलके काम कर रहा था ना, तो अब इंडिविजुअल तो काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए पेटल या स्टेमन में से कुछ भी बन जाएगा। हाँ, दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये फ्लावर डेवलपमेंट यहाँ खत्म होता है आपका। हमने पढ़ा है शूट, रूट, लीफ और फ्लावर। ठीक है, ये इससे म्यूटेंट के क्वेश्चंस आते हैं, म्यूटेंट के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्लास ए में कौन कौन से जीन्स है, और अगर ये जीन्स म्यूटेंट हो गए तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा। लीफ पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और ये लीफ और एक और चीज मैंने यहाँ डाली है, लीफी जीन्स, ये कि फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक आइडेंटिटी जीन्स के एग्जांपल क्या है, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं, लीफी एंड AP1। ठीक है, और ABC जीन्स जो है ये होम्योटिक जीन्स कहे जाते हैं, ये हॉक्स जीन नहीं है। ठीक है, और ये मैड बॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करते हैं।
और इसमें इंक्लूड ये सारे हैं, ये सारे मेड बॉक्स में आते हैं, मतलब क्लास 1 ABC तीनों। इससे पहले वाले फ्लोरल मेरिस्मेटिक आइडेंटिटी जीन्स की कैटेगरी में आते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर इनके अच्छा एक और चीज यहाँ देखो, फ्लोरल का जो डेवलपमेंट है वो वर्नलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। ये पता है ना वर्नलाइजेशन क्या? जब कभी भी चिल्ड ट्रीटमेंट देते हो तो फ्लावरिंग होने लगती है, तो चिल्ड ट्रीटमेंट वर्नलाइजेशन कहा जाता है। तो वर्नलाइजेशन की वजह से एक जीन एक्टिवेट हो जाता है, फ्लोरेजिन है ना, तो ये एक्टिवेट हो जाता है तो फ्लावर डेवलपमेंट करवाता है। तो वर्नलाइजेशन के लिए फ्लोरेजिन इज इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा वर्नलाइजेशन के बारे में जो भी पता हो देख लेना। लीफ डेवलपमेंट पे वैसे PHB और PHB पे मैंने क्वेश्चन देखे हैं CSIR नेट में, इसलिए बता दिया है। और रूट डेवलपमेंट पे क्वेश्चन देखे हैं मैंने, और ये तो आता ही है, क्लेवेटा और W बुश जीन पे क्वेश्चंस आए हैं, है ना, इनके स्टेटमेंट में। सेट में हाँ जीन्स पे इस पे नहीं आए हैं, पर वुश जीन आया है कहीं, मतलब अपने यहाँ में नहीं आया लेकिन कहीं स्टेट में आया है। हाँ आते हैं, मतलब अगर मैक्सिमम आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा ऐसा। ठीक है, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं। मैं PPT शेयर कर दूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।